तो हे गाइस, दिस इज अनुभव कुमार एंड वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे होंगे, जहां हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि 9th के अंदर हमने जिस तरह के चैप्टर्स पढ़ रहे थे वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्लास 10 के अंदर उन चीज़ों को देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम फील कर सकते हैं। जानना चाहते हो कैसे? तो बहुत आसान है यार। आप अपने घर पे जो भी बोर्ड है उसके पास जाओ, अपनी फिंगर को डालो और स्विच ऑन कर दो, यू विल फील। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, आपने कभी ना कभी इस चीज़ को फील या फिर देखा जरूर होगा। अच्छा, देखा कैसे? तो यहाँ पे फोटो में देखो, यहाँ पे मैंने स्टॉर्म्स के कुछ फोटोज लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थंडरिंग हो रहा है, और ये थंडरिंग ही बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। और अच्छे से समझना है तो आगे देखो। तो भैया मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस इन मोशन। क्या? चार्जेस इन मोशन। अब यहाँ पे चार्जेस क्या है? तो चार्जेस दो तरह के होते हैं, आप सबने सुन रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखो कि दो पार्ट्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यार आपको चार्जेस इन मोशन पढ़ने हैं और एक चार्जेस इन रेस्ट पढ़ने हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे अपने चैप्टर को, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर। तो पहला जो चैप्टर होगा हमारा, इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहे होंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बाद में मैं इसके ब्रांच के नाम के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तब हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और जब चार्जेस मोशन में होंगे तब हम उन्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी कह रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी चार्जेस मोशन में और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं समझ में आया, तो थोड़ा और आगे देखो, यहां देखते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द इंसुलेटिंग बॉडी व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और ये क्या है अभी भी नहीं समझ में आया। फोटो में देखो फिर से, यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी ना कभी आपने भी किया होगा कि एक कोम्ब को अपने हेयर पे रब किया होगा और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। और जो हमारे बॉडी थे, जो हमारा कोम्ब था, वो क्या हो गया? चार्ज हो गया। कोम्ब कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जो हमारे हेयर्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। इसी वजह से हमारे जो कोम्ब था वो क्या किया? स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो आप इस बात को समझे। इसी चीज को हम लोग, तो कोम्ब पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्ज है, उसी को हम लोग क्या कह रहे होंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आगे समझते हैं सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इस बात को तो समझना होगा ना कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए, एक बात आप समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहीं बाहर से नहीं आता है। जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये कहीं बाहर से नहीं आता है, ये ऑब्जेक्ट में पहले से प्रेजेंट है। भैया पहले से कैसे प्रेजेंट है? तो देखिए समझिएगा स्टूडेंट्स एक बात और, ठीक है। क्या मास कहीं बाहर से आता है? कोई भी ऑब्जेक्ट में मास है। अगर मैं बोलूं कि एक बुक है उसमें मास है, तो मास कहाँ से? मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। अगर मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसी तरह उसमें एटम्स भी होंगे, क्योंकि मैटर है बुक। बुक अगर मैटर है तो उसमें एटम भी होंगे, और अगर एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो बेसिकली एक एटम के अंदर क्या होता है कि जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। और आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। इसीलिए डाल्टन्स ने हमें क्या बताया कि एटम्स न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए कोई भी मैटर भी न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आप कोम्ब को रब किए अपने हेयर्स पे, तब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हेयर के थे वो निकलकर कोम्ब में आ गए। अब जब ये चीज हुआ तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गए दोनों ही मैटर में। अब इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ। तो क्या चार्जेस कहीं बाहर से आए? नहीं। चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर दी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो भैया प्रोटॉन का भी ट्रांसफर होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो समझते हैं क्यों नहीं होता है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए है और एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है, ठीक है, ए एंड बी, ऑब्जेक्ट ए में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 10 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी के अंदर लेट्स सपोज 15 इलेक्ट्रॉन्स है,
और ए के अंदर प्रोटॉन्स भी 10 थे, जबकि बी के अंदर प्रोटॉन्स भी 15 थे। तो ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था। न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रॉन बेचारा वो बच्चा है जो क्लास के अंदर शांति से कोने में बैठा रहता है, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? या तो जो बहुत पढ़ता है या फिर जो बहुत बदमाश होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है। तो ये दोनों तो मिलकर न्यूट्रल हो गया। ऑब्जेक्ट ए भी न्यूट्रल है और ऑब्जेक्ट बी भी न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया, टीचर आए, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है वो थोड़ा सा तेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ चला गया? बी में चला गया। लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हो गए। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ए में अब कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑब्जेक्ट ए में अब सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बचे, जबकि ऑब्जेक्ट बी के अंदर 15 और 2 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप इस बात से क्लियरली समझ सकते हो ये जो बी वाला था ये हमारा कोम्ब था और कोम्ब के अंदर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन, मैं बस एक नंबर एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से जो हमारा बी वाला है उसमें क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ऑब्जेक्ट बी में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ऑब्जेक्ट ए में क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, अब 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गए हो गए, ठीक है। कहीं बाहर से नहीं आए, 2 इलेक्ट्रॉन घट गए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट ए जो था हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से सोर्स ऑफ जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो एक में डिफिशियंसी हो जाता है और एक में एफिशिएंसी हो जाता है। जिसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, डिफिशिएंट हो गए, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन के घटने से प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो आप इस बात को समझ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं और कुछ और बातें डिस्कस करते हैं चार्जेस के ऊपर, ठीक है। तो भैया चार्जेस कितने तरह के होते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो 2 तरह के चार्जेस है, बिल्कुल चिंटू और मिंटू के जैसे, जो दोनों एकदम साथ में रहते हैं। लेकिन चिंटू और चिंटू का भाई दोनों आपस में लड़ते रहता है क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ और बेसिक थिंग्स जान लेते हैं कि चार्जेस को किसने डिस्कवर किया। और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर ही रहे हैं तो एक दो बातें और समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये मैग्नेटिज्म क्या है, और हमेशा हमारे बुक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक साथ ही क्यों दिखता है हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का रिश्ता बहुत पुराना है बच्चों, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा बैक टू सेंचुरी 17th 18th सेंचुरीज में जाना होगा, और भी पीछे जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप कितने क्यूरियस हो जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे एंशिएंट ग्रीक्स थे उन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चीजों को डिस्कवर किया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें सबसे पहले एम्बर को रब करके पता चला। जब एम्बर को रब किया गया तो वो दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता था। लेकिन इन सारी बातों से थोड़ा आगे आते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ब्रांचेस नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज से ऐसा नहीं सोचोगे। इसीलिए मैंने बोला कि क्लास 10th के फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां आप जान रहे होगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही ब्रांच है, ठीक है। ये बात किसने बोला? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वो पहले साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन माइकल फैराडे ने पूरा यूनिफाई करने का जो काम था उन्होंने ही किया, इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे माइकल फैराडे थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक कोटेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अगर आपको समझना है तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह आप इसे समझ सकते हो कि एक ही सिक्का है जिसके दो पहलू है। लेकिन पहले के लोग कैसे समझते थे? एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को देखते थे, दूसरे साइड से मैग्नेटिज्म को, और उन्होंने क्या किया, उस कॉइन को सीधा कर दिया और उन्होंने बीच से दिखाया। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट ब्रांचेस नहीं, एक ही है। इस बात को हम लोग थोड़े देर में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, यहीं से कुछ और सब ब्रांचेस इवॉल्व होते हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है?
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताया, तो जब हम लोग चार्जेस की स्टडी रेस्ट में कर रहे होते हैं, क्या स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये किस ब्रांच का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है। वहीं जब हम लोग चार्जेस की स्टडी मोशन में कर रहे होंगे तब हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स आएंगे। जब आप क्लास 12th के अंदर जाओगे तो आपको जो चैप्टर 1 मिलेगा क्लास 12th का फिजिक्स के अंदर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलेगा। उसके बाद आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो आपके चैप्टर में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स, ये नाम है चैप्टर का। लेकिन बच्चों आपको इसके अंदर दो चीजें पढ़नी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी। तो स्टार्ट करते, ये हो गई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात। अब हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स को जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे दो चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस का डिस्कवरी किसने किया, ठीक है। तो चार्जेस के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, आप देख लो, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल बात और है, क्या पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव जैसा होता है और नेगेटिव में कुछ नेगेटिव जैसा होता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझिएगा। चिंटू का नाम चिंटू इसलिए कि उसकी मम्मी और पापा ने उसे चिंटू रखा, और मिंटू का नाम मिंटू इसलिए है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने मिंटू रखा। लेकिन अगर चिंटू का नाम मिंटू रख दिया जाता और मिंटू का नाम चिंटू रख दिया जाता तो आज आप क्या जानते? कंफ्यूज मत होइए, मिंटू को चिंटू जानते और चिंटू को मिंटू जानते, ठीक है। तो इसी तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन को अच्छा लगा, एक चार्ज का नाम पॉजिटिव रख दिया और दूसरे चार्ज का नाम नेगेटिव रख दिया, और इसी तरह चार्जेस का नाम हो गया। अगर उन्होंने उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट बोल दिया होता और नेगेटिव चार्ज को राइट बोल दिया होता तो आज इसका नाम लेफ्ट और राइट होता, तो उनका मन, ठीक है। तो इससे आपको ज्यादा ही सेंटिमेंटल नहीं होना है। पॉजिटिव भी एक तरह का चार्ज है, नेगेटिव भी एक तरह का चार्ज है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स के टर्म में? इसको हम लोग कहते हैं डुअलिटी ऑफ चार्ज। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप देख लो। तो डुअलिटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्जेस हमेशा दो कैटेगरी में प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं जिस इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे थे, दैट एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो देखते हैं कुछ नेम्स कि किन ऑब्जेक्ट्स को रब करने पे कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिख के रखे हैं जो कि आपको क्लास 10th के अंदर बहुत काम के हैं, ठीक है। अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाए तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वहीं सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वहीं वुलन क्लॉथ को अगर इबोनाइट रॉड या फिर एम्बर या फिर रबर के साथ रब किया जाए तो रबर, इबोनाइट रॉड और एम्बर ये सब नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, वहीं वुलन क्लॉथ हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलर वे में वुलन क्लॉथ, प्लास्टिक, ड्राई हेयर एंड प्लास्टिक कोम, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इमेज भी लगा के रखा है, आप इसे भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक रबर का हमारा रॉड है और एक ग्लास है और यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग कुछ मेन प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमारे साथ पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है यार, एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो के लेक्चर्स में हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर कर रहे होंगे। जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे होंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसके सॉल्यूशन और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में वो सारे ही हम करवा रहे होंगे। एडिशनली अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का के लिए, तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो बुक कॉपी निकाल लीजिए और नोट बनाने लगिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो एक और चीज़ कर सकते हो, जो आलसी बच्चे हैं वो हमारे वेबसाइट से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मे बी आज ना मिल तो नेक्स्ट डे मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के ऊपर बात करते हैं। क्या क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? तो चार्जेस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है? चार्जेस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि वेलोसिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि मास एक फंडामेंटल
प्रॉपर्टी है मैटर का, इसी तरह चार्जेस भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस के भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्जेस दो तरह में प्रेजेंट रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, लाइक चार्जेस रेपल करते हैं, वहीं अनलाइक चार्जेस हमारे अट्रैक्ट करते हैं। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताया चिंटू और मिंटू वाले एग्जांपल के साथ, और आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं एडिटिव ऑफ चार्ज क्या कहता है। एडिटिव ऑफ चार्ज बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आप इस बात को समझ सकते हो अपने घर के एक एग्जांपल से। मान लो चिंटू 4 केजी चावल लाने गया और 4 केजी चावल के साथ उसे 2 केजी दाल भी लाने दे दिया गया, तो अब उसके थैली में टोटल जो सामान है वो कितने केजी का होगा, वो 6 केजी का होगा। आपने यहाँ पे कोई भी वेक्टर रूल नहीं लगाया, इसका मतलब आपने सिंपल अलजेब्रिक सम किया है, ठीक है। इसी तरह जब चार्जेस की बात हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग किसी भी तरह का वेक्टर सम नहीं करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम करते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 कूलम प्लस 2 कूलम सिंपली 4 कूलम हो जाएगा। ये कूलम क्या है भैया, थोड़े देर में बात करेंगे। जैसे मास के लिए हम लोग ग्राम केजी का यूज कर रहे होते हैं, इसी तरह चार्जेस के लिए यूनिट हम लोग कूलम का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कूलम हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, एडिटिव ऑफ चार्ज। कि कोई भी बॉडी में अगर हम लोग 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज हमारे पास प्रेजेंट है, तो उन सब के टोटल चार्ज को हम लोग सिंपल अलजेब्रिक सम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बड़ा मस्त अपने में अनोखा प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्जेस को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब चिंटू चिंटू ही रहेगा, मिंटू मिंटू ही रहेगा। इसका मतलब है कि एक सिस्टम में अगर 10 चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हैं, तो वो 10 ही रहेंगे अगर सिस्टम आइसोलेटेड है। अगर चिंटू भाग गया तब तो नहीं रहेगा ना घर पे, समझ गए ना, ठीक है। तो 10 चार्जेस है तो वो 10 ही रहेंगे। आप बस 2 चीजें कर सकते हो, या तो उनको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा, ठीक है, यानी चिंटू या तो इस रूम में मिलेगा या फिर नीचे वाले रूम में मिलेगा, लेकिन रहेगा तो चिंटू एक ही रूम के अंदर, ठीक है, घर के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरह से चार्जेस को समझ सकते हो कि चार्जेस हमेशा ही कॉन्जर्व्ड होते हैं, यानी वो सिस्टम में कभी ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके क्लास 10th के अंदर इसको इस वर्ड के साथ नहीं दिया गया है। मतलब हमने जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो क्लास 12th का है, लेकिन सेम थिंग आपके बुक में दिया हुआ और यहीं से स्टार्ट होता है। हमारे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का पहला फॉर्मूला भी यहीं से आएगा। तो देखते हैं क्या वो प्रॉपर्टी है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब भैया सबसे पहले तो ये क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आप देखो, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। और ये वर्ड आपके लाइफ में अब आते ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे क्वांटाइजेशन वर्ड तो आते ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मीनिंग सीख लो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है भैया, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, Q इज इक्वल टू एनी। अब मैं इसे आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप मान लो दुकान गए और दुकान जाके आपको पेन लेना है। चिंटू गया दुकान और पेन मांगा 2.5 कि मुझे 2.5 पेन चाहिए, या फिर 2.25 पेन चाहिए। क्या उसे मिलेगा? दुकानदार ने जूता मार के भगाया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 2.2 पेन नहीं मिल सकता है, 5 पेन मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, 200 मिल सकते हैं, लेकिन हमारा 2.5, 1.2 इस तरह के फ्रैक्शनल वैल्यूज में कोई भी चीजें नहीं मिल सकती, क्योंकि पेन जो है वो कम से कम 1 पीस अवेलेबल होगा, ठीक है। 1 पीस पेन हम लोगों को मिल सकता है और इसी के मल्टीपल में मिल सकता है, यानी 2, 4, 10, 12, 15, 20, 2000, 3000, 5000, 10,000, जितने भी आपको चाहिए। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा हमेशा किस तरह से मिल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में ही ट्रांसफर होगा। भैया प्रोटॉन के मल्टीपल्स में क्यों नहीं होगा? क्योंकि एटम में, आप एटम का मॉडल पढ़ चुके, बोहर मॉडल, और वहां पे देख रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ बाइंड होते हैं। तो इजीली तो इन्हें बाहर निकाला नहीं जा सकता सिर्फ फ्रिक्शन के साथ या फिर किसी जनरल तरीके से। तो हम लोग इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं,
इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है, कि फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्योंकि चार्जेस हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, ये एन क्या है? एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं ये इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है जिसका चार्ज होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसे एक बार फिर से, आप देख लो। जो हमारा चार्ज है वो हमेशा प्रेजेंट हो सकता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी किसी बॉडी में भी कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, 2, 5, 10। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज का मतलब क्या है इस इलेक्ट्रॉन का? इसका मतलब है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भैया ये कूलम क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज 1 कूलम, लेकिन तब तक के लिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो जब भी ट्रांसफर होगा इसी के इंटीग्रल फॉर्म में। एन क्या बता रहा है? एन बता रहा है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। वहीं क्यू क्या बता रहा है? क्यू बता रहा है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ई के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है, इसको पूरा लिख लेना। आपको इसके नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको बस एक काम करना है, एक नोटबुक बना लेनी है और उसमें सारी चीज़ें लिखते जाना है। हमारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे ही वीडियोस आने ही वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि इफ ए न्यूट्रल बॉडी इज मेड पॉजिटिवली चार्ज इज देयर एनी चेंज इन इट्स मास। अगर एक न्यूट्रल बॉडी को, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन है, न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज बना देता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज बताने का क्या मतलब है? इसमें प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। तो क्या, अच्छा, प्रोटॉन कैसे ज़्यादा होंगे? इसका मतलब ऑब्वियसली इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर बाहर आ गए हैं। लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो क्या इसके ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, जो पहले मास होगा m, क्या अब उसमें कोई चेंज आएगा? इसका मतलब हमारे जब हेयर्स में कोम्ब को रब किया गया तो क्या हेयर के मास में कोई चेंज आया? क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हेयर मान लो, कोम्ब मान लो, तो हेयर से इलेक्ट्रॉन्स निकले और कोम्ब में गए, क्या हेयर का कुछ मास लॉस हुआ? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी मास पोजेस करते हैं, वो एक मैटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और मैटर पार्टिकल्स का मतलब है मैटर का कंडीशन ही होता है कि उसके पास मास होगा। और मास होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि वहां पे मास जो है डिक्रीज हुआ होगा। यहाँ पे इसलिए मैं माइनस साइन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस मास को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के न्यूमेरिकल्स पुट कर रहा हूँ, लेकिन आज के इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करेंगे और हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। अभी मैंने बात किया था और आपको बता भी दिया था पहले ही, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। ऐसा यूनिट जो हमारा है वो है कूलम। और एक कूलम कितना होता है? तो एक कूलम इतना चार्ज होता है कि जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो करे किसी भी कंडक्टर से। ठीक है, अच्छा, अभी ये बातें बहुत ज़्यादा ना समझ में आए तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक कूलम्ब कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जितने चार्ज को बनाएंगे। ठीक है, इनमें जितना चार्ज होगा टोटल चार्ज, यही चार्ज होगा हमारा 1 कूलम। ठीक है, ये होगा हमारा 1 कूलम। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हो। नहीं तो एक और तरीका है इस बात को समझने का, एक कंडक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक कंडक्टर बना लिया, कंडक्टर नहीं है, वायर है, उसे जूम कर दिया। ठीक है, तो जूम करने पे क्या इस तरह का कुछ मिला? अच्छा, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, देखिए मैंने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का क्या मतलब है? चार्जेस का फ्लो होना, और चार्जेस के फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग और टेक्निकल डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और अगर यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो हो जाए, कितना? 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कितना चार्ज फ्लो हुआ है? 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है।
तो इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम 6 to 7 लेक्चर्स में इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन वे में कंप्लीट कर रहे होंगे। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, एमसीक्यूज और बहुत सारी चीजें, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको बस एक काम करना है, नोटबुक लेना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उन्हें रिमेंबर करना है, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।